Hi guys, this is Akash and let us continue with your chapter number 1 that is introduction to design। तो पिछले लेक्चर मैंने आपको सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड वो सारे करा दिए थे और उसके बेसिस के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल चालू करेंगे। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल किया था, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके न्यूमेरिकल देख लो। लेट अस कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। सो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट फोर्स, तो हमें कैलकुलेट करना है फोर्स रिक्वायर टू पंच अ सर्कुलर ब्लैंक ऑफ 60 mm डायामीटर। तो कुछ एक प्लेट होगी, उसमें से आपको एक होल पंच करना है और उस होल का डायामीटर का वैल्यू आपको मेंशन किया है यहाँ पे 60 mm। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ होल का डायामीटर इन अ प्लेट ऑफ 5 mm थिक। तो प्लेट का जो थिकनेस है वो वैल्यू दिया है आपको। प्लेट का थिकनेस बोल दिया आपको T इज इक्वल टू 5 mm। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ऑफ प्लेट इज गिवन एज 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड फोर्स विच इज नथिंग बट W, जो कि यहाँ पे भी बोला था, राइट। तो यहाँ पे फोर्स को हम लोग ने कैपिटल W ये सिंबल से डिनोट किया क्वेश्चन में, तो हमें वो सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपके सामने पहले डायग्राम लेके आता हूँ। तो हमारे पास एक प्लेट है गाइस, राइट। नाउ इस प्लेट के अंदर मेरे को एक होल पंच करना है और इस पंच करने वाले मशीन का या इस होल का डायामीटर का वैल्यू आपको दिया है D इज इक्वल टू 60 mm, राइट। एट द सेम टाइम ये जो प्लेट है ना, इसके थिकनेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है। थिकनेस कितना है, थिकनेस आपको मेंशन किया है 5 mm, राइट। देन दे हैव सेट कि अल्टीमेट शियर स्ट्रेस विच इज नथिंग बट सिग्मा UT, राइट। इसका वैल्यू कितना दिया आपको, इसका वैल्यू दिया है 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइंड द लोड दैट इज नथिंग बट W। ना देखो गाइस, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, सम बहुत सिंपल, आई एम श्योर बहुत सारे लोग कर भी देंगे, बट व्हाट आई वांट यू टू फोकस ऑन इज द थिंकिंग प्रोसेस। तो मैं कैसे सोचूंगा, मैं देखूंगा कि यार मेरे को फाइंड क्या करना है, W, ठीक है। तो अगर W कैलकुलेट करना है तो कौन से फॉर्मूला में आता है, अभी तक जो भी सीखा है उसमें एक ही फॉर्मूला है जिसमें W या फिर फोर्स हमेशा आता है, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेस। क्यों? बिकॉज वी नो स्ट्रेस इज नथिंग बट द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो पता है, सिग्मा इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हमें सिग्मा UT के वैल्यू में बारे में बात किया, तो यहाँ पे सिग्मा UT लिख लेते हैं, राइट। लोड कैलकुलेट करना है विच इज डिनोटेड बाय W एंड ये एरिया। ना तो क्वेश्चन इज कि अगर मुझे W कैलकुलेट करना है तो कहने से बाकी के दो वैल्यूज पता होने चाहिए। तो बाकी के दो वैल्यूज सिग्मा UT एंड A, इसमें से सिग्मा UT मेरे को ऑलरेडी पता है, बट व्हाट अबाउट A? हमारे पास A का वैल्यू डायरेक्टली दिया है क्या क्वेश्चन में? कहीं पे भी मेंशन तो नहीं किया कि A दिया है। तो इन जनरल हमें A का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ओके। बट द क्वेश्चन इज सर कौन सा एरिया कैलकुलेट करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे होल पंच कर लिया तो इसमें से एक ऐसा पार्ट बाहर निकल के आ जाएगा, राइट। नाउ इस पार्ट के ऊपर लोड एक्सर्ट किया इतना तो कन्फर्म है, बट इसमें से एरिया कौन सा कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये वाला भी तो एरिया हम लोग ले लेंगे, ये वाला एरिया ले सकते हैं, राइट, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग ने पंच किया है। या फिर कुछ बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं ये वाला एरिया नहीं लेंगे, हम लोग ये ब्लू वाला का एरिया ले लेंगे विच इज़ नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट जो पंच करने के बाद निकला है। नाउ क्वेश्चन का आंसर क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे सब्जेक्ट में आपको एरिया कौन सा सिलेक्ट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो कैसे सोचेंगे, देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैं ये बताता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि ऐसा सोचो कि बिफोर यू एक्चुअली एक्सर्टेड फोर्स और या बिफोर द मटेरियल एक्चुअली ब्रोक, मटेरियल टूटने से पहले ऐसा कौन सा एरिया था जो आप टच नहीं कर सकते थे बट अभी टूटने के बाद टच कर सकते हो। समझा क्या बोला मैंने? वापस एक बार बताता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, ऐसा कौन सा एरिया था जो आप पहले टच नहीं कर सकते थे, फिजिकली आपको अगर टच करना होता था तो आप टच नहीं कर सकते थे, बट मटेरियल टूटने के बाद आप उसको टच कर पा रहे हो, तो वो एरिया आपका हमेशा कैलकुलेट करने वाला एरिया होगा। अभी इस केस में अगर मैं ऊपर वाला रेड का पोर्शन देखूं तो गाइस रेड कलर का पोर्शन तो पहले भी टच कर सकता था मैं, जब ये प्लेट में हम लोग ने पंच नहीं किया था। बट ये ब्लू कलर का एरिया ऐसा एरिया है जो हम लोग पहले टच नहीं कर सकते थे बट अभी टच कर पाएंगे। सो दैट इज द एरिया व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एंड दैट इज नथिंग बट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला भी हमें पता है, द फॉर्मूला इज 2πr, राइट, जो कि होता है सर्कमफरेंस का फॉर्मूला और उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करता है। नाउ हमारे यहाँ पे हाइट इज नथिंग बट दिस T, दैट इज नथिंग बट थिकनेस। शायद मेरा चेहरा से रखता रहेगा तो 2πrh ये T आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2πrh आई राइट 2πrt, दैट इज नथिंग बट द एरिया का फॉर्मूला। सिंपल। तो यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट चालू करते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस सम है। W कैलकुलेट करना है तो W को वैसा का वैसा रखेंगे। एरिया का फॉर्मूला मिल गया हमको 2π into r, दैट इज नथिंग बट द रेडियस, into
थिकनेस एंड सिग्मा यूटी वैसा का वैसा लिख लेंगे, राइट नाउ व्हाट आई डू इज आई स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पे डालूंगा मैं 350 इक्वल टू W इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, डिनोमिनेटर में 2 पाई आर, ना 2 टाइम्स ऑफ R इज व्हाट डायमीटर, तो डायरेक्टली मैं डायमीटर का वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे विच इज 60 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू कितना दिया 5 mm, तो यहाँ पे डाल दिया 5 mm। नाउ इफ आई नीड टू कैलकुलेट W, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे आएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू 5, राइट। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैं आपके लिए एक कैलकुलेशन करके दिखता हूँ। अच्छा मैं क्यों करूँ यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन, आई एम नॉट गोना डू दिस कैलकुलेशन, आई वांट यू पीपल टू डू दिस कैलकुलेशन एंड लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट्स, क्योंकि बहुत सिंपल सा है, कैल्सी में डाल के सिर्फ करना है। सचमुच में वीडियो देख रहा है तो यार तू कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, तो मेरे को देखना है आंसर कितने जन कमेंट्स में आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है। Now that was a very simple question. Let's move on to some slightly challenging question, right? Now ये वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, we are having 2 plates, मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। 2 plates of 16 mm thickness, तो गाइस ये प्लेट्स है ना, इन प्लेट्स के थिकनेस का इन्फॉर्मेशन दिया आपको, T इज इक्वल टू 16 mm, राइट। हमेशा गाइस क्या करना पता है, इवन एग्जाम में अगर आपके पास डायग्राम ऑलरेडी दिया है तो उस डायग्राम के ऊपर ही डायमेंशन पेंसिल से ड्रॉ करना चालू कर दो, बिकॉज आपको विजुअली चीज़ें पता चल जाएंगी कि यार क्या दिया है क्या नहीं दिया, और फिगर आउट करने में ज़्यादा आसानी होती है, मैंने जनरली देखा है। सो दीज 2 प्लेट्स आर जॉइंड बाय डबल रिवेट लैप जॉइंट। अभी ये क्या होता है ना गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप बट गूगल करो, मैं ये वाले वीडियो में तो नहीं बता सकता। द रिवेट्स आर 25 mm इन डायामीटर, तो इन रिवेट्स के डायामीटर का इन्फॉर्मेशन दिया आपको 25 mm, दैट इज 25 mm इज द डायामीटर ऑफ बोथ दिस रिवेट्स। फाइंड द क्रशिंग स्ट्रेस, ओके, क्रशिंग स्ट्रेस मतलब सिग्मा CR, ये फाइंड करना है, induced both on the plates and rivets if the maximum tensile load on joint is 48 किलो न्यूटन। मतलब सर ये लोड का वैल्यू है ना, ये आपको दिया है 48 किलो न्यूटन, यहाँ पे मैं मेंशन किया है 48 किलो न्यूटन। So this is the load का information given to us, almost every detail is given to us, they are asking us to calculate crushing stress, okay। क्रशिंग स्ट्रेस निकालना है, तो क्रशिंग स्ट्रेस अगर निकालना है तो क्रशिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक एवरी अदर स्ट्रेस क्रशिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला भी होता है लोड पर यूनिट एरिया, या फिर आप बोलो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ सिग्मा CR तो फाइंड करना है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। लोड का वैल्यू दिया है क्या, दिया ना सर, 48 किलो न्यूटन लोड का वैल्यू दिया है, चलो उसका भी टेंशन नहीं है। एरिया के बारे में हमें सोचना पड़ता है हमेशा। नाउ गाइज याद रखना कि जब भी हम लोग क्रशिंग स्ट्रेस का बात करते हैं, वी एक्चुअली टेक इनटू कंसिडरेशन द प्रोजेक्टेड एरिया, राइट। तो अगर आपको क्रशिंग स्ट्रेस पता नहीं तो यार पिछला वाला वीडियो देखो, वरना यार नहीं समझेगा क्रशिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो क्रशिंग स्ट्रेस में मैंने आपको बताया था कि यार ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस होगा, और ये वाला जो फोर्स है वो इसके यहाँ पे स्ट्रेस एक्सर्ट करेगा, ये वाला एरिया के ऊपर, राइट। तो हम लोग लेंगे कौन सा एरिया, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया लिखते हैं। मतलब अगर मैंने ऊपर से ये लेट्स सपोज मैंने लेफ्ट साइड से ऐसा देखा या फिर एक लाइट मारा है, तो इसका ये पूरे जो सिलेंडर है उसका एक शैडो गिर जाएगा। इसका शैडो अगर मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक वॉल रखा है और इस वॉल के ऊपर मैं इसका शैडो लेने वाला हूँ, तो आप सोच के बताओ यार कौन सा यहाँ पे शेप दिखाई देगा। आई एम श्योर आप लोग ने आंसर सही दिया रहेगा कि यार जब भी आप सर सिलेंड्रिकल का शैडो डालोगे तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिखना चाहिए। तो रेक्टेंगल में ये वाला जो डायमेंशन है ना गाइस, ये वाला डायमेंशन आपका डायमीटर बन जाएगा, बिकॉज ये ऊपर वाले पार्ट का बता रहा है तो डायमीटर हो जाएगा। और ये जो है ना ऊपर से यहाँ से ये क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका थिकनेस। समझ में आ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट द थिकनेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इतना पार्ट क्लियर है। अच्छा थिकनेस कौन सा लेंगे, थिकनेस हम लोग सिर्फ ऊपर वाला पार्ट के लेंगे, हम लोग दोनों तरफ से करने का ट्राई नहीं करते। वी विल कंसिडर ओनली वन पार्ट ऑफ थिकनेस, राइट। ओके, सो वी आर हैविंग डायमीटर एंड वी आर हैविंग ऑल्सो थिकनेस। नाउ तो अभी ये अगर मेरे को पता है, ये वाला पता है, तो कहने से आई कैन ईजिली से कि मेरे को इसका एरिया मिल जाएगा, बिकॉज एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वो पार्ट मिल जाएगा आपको। तो एरिया का तो प्रॉब्लम खत्म हो गया, बट यहाँ पे एक नहीं दो पिन है, तो यहाँ पे आपको n मतलब नंबर ऑफ पिन्स के साथ भी काम करना पड़ेगा। तो सिग्मा CR का फॉर्मूला लेता हूँ। सिग्मा CR इज नथिंग बट लोड अपॉन एरिया, राइट। वह लोड का वैल्यू आपको मेंशन किया है, लोड का वैल्यू मेंशन किया है 48 इंटू 10⁻³ दैट इज नथिंग बट 48 किलो न्यूटन। एरिया के बारे में बात करूँ तो एरिया का फॉर्मूला आएगा D इंटू T इंटू N,
राइट नाउ निराली पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें यहाँ पे उन्होंने पाई लिया है और उन्होंने प्रोजेक्टेड एरिया लिखा है, बट अगर आप इंटरनेट पे जाके क्रशिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला देखोगे तो आपको पता चलेगा इट इज़ नॉट द कर्व्ड सरफेस एरिया बट इट इज़ द प्रोजेक्टेड एरिया। तो हाँ यार, बुक में छोटा सा मिस्टेक होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो प्लीज़ वो करेक्ट कर लेना और आप वो मिस्टेक मत करो। क्रशिंग स्ट्रेस में आपको प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, ठीक है। ना इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ मैं। ये आएगा 48 × 10⁻³ अपॉन डी का वैल्यू कितना दिया हमें, डी का वैल्यू दिया आपको 16 mm, तो 16 इंटू थिकनेस, नो सॉरी, डी का वैल्यू दिया 25, तो यहाँ पे 25 लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं, इंटू 2, राइट। नाउ अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, बट लेट मी डू दिस कैलकुलेशन फॉर यू पीपल। एक ही तो कैलकुलेशन करना है ना, मैं आपके लिए ये वाला कैलकुलेशन करवा लेता हूँ, ठीक है। सो कैल्सी इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू पुट दी नंबर्स। तो यहाँ पे मुझे पहले रेशियो चाहिए, ओके, तो लेट्स हैव अ रेशियो में मेरे को चाहिए 48 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट 10⁻³, तो यहाँ पे है शिफ्ट 10⁻³ ओके। ऊपर का पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 16 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट, एंड द आंसर दैट वी आर गोइंग टू गेट इज दिस, दैट इज नथिंग बट 60। तो आपको सिग्मा का वैल्यू मिल गया कितना, 60। तो लेट मी राइट ओवर हियर द सिग्मा दैट इज नथिंग बट द क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू है 60। अब यूनिट क्या होगा, भूलना मत, यूनिट होगा न्यूटन पर mm²। सिंपल गाइस। सो गाइस दैट्स दी आंसर। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था, आई एम श्योर आप लोग भी कर सकते हो। एग्जाम में इतना सिंपल आने वाला नहीं है, दिस इज जस्ट टू मेक यू प्रैक्टिस वॉट एवर यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो। मतलब जो भी आपने फॉर्मूलाज लिखा उसके एप्लीकेशन के लिए मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि यार हजम हो पाए बिफोर वी मूव ऑन टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। लेट इज मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ जर्नल 25 mm इन डायामीटर। तो यहाँ पे जर्नल है ना गाइज, ये वाला डायग्राम आपको बुक्स में दिया नहीं रहेगा। लेट मी जस्ट रिमूव माई फेस फ्रॉम दैट। नाउ ये वाला डायग्राम आपको बुक में दिया ही नहीं है, तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया है, राइट। और ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा 4 मार्क्स के लिए, राइट। तो जर्नल क्या होता है, तो पहले समझ लेना, जर्नल एक शाफ्ट होता है जो स्लाइडिंग बियरिंग के अंदर हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो दैट इज द जर्नल, जिसका डायमीटर आपको मेंशन किया है 25 mm है, ठीक है, दैट इज नोन टू अस। Supported in sliding bearing has maximum end reaction of 2.5 kN। यार ये end reaction क्या है गाइस, इस end का छोड़ दो, end नहीं पता मुझे, ठीक है, बट मुझे reaction तो पता है। reaction तभी आता है जब ये action होता है, राइट। तो यहाँ पे end reaction के बारे में बात करूँ तो ये इस शाफ्ट का खुद का भी तो कुछ लोड होगा, उस लोड की वजह से कहने से यहाँ से कुछ नीचे से रिएक्शन आएगा, एंड दैट रिएक्शन दैट इज नथिंग बट एंड रिएक्शन, उसका वैल्यू हमें दिया 2.5 kN, ठीक है। तो बेसिकली यार वो नहीं पता ना, फिर भी मैं एक काम कर लूँगा, मैं इसको इतना तो पता है कि मुझे ये लोड है या फोर्स है, दोनों में से कोई भी बोल दो, ये तो पता है, इतना ही पता चलता है। ये डायमीटर हमें पता है 25 mm, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे, मीटर में लिख लिया, mm में है, ठीक है। अज्यूमिंग अलाउेबल प्रेशर 5 N/mm²। यार ये प्रेशर है, बट हमने किसी भी फॉर्मूला में प्रेशर देखा नहीं है। चलो ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे यूनिट देख लेना। जब भी आपको किसी भी डायमेंशन के या फिर टर्म के बारे में कन्फ्यूजन होगा ना, आप उसको यूनिट देख लो, उसका आपको क्लैरिटी आ जाएगा ना। इफ़ यू रिकलेक्ट गाइस, अभी तक जो भी सम्स किया उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने स्ट्रेस का जो यूनिट होता है उसको यूनिट लिया न्यूटन पर mm²। सो रादर देन गिविंग प्रेशर दे हैव गिवन, रादर देन गिविंग स्ट्रेस दे हैव गिवन प्रेशर एज दी वैल्यू टू बी टेकन एज अ स्ट्रेस। तो यहाँ पे 5 N/mm², दिस इज नथिंग बट योर स्ट्रेस, तो आपको सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, राइट। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइडिंग बियर। तो आपको इस बियरिंग का आपको लेंथ कैलकुलेट करना है, जो कि यहाँ पे दिया है L। तो गाइज दिस इज अ पैरामीटर दैट यू नीड टू फाइंड। नाउ द क्वेश्चन दैट रादर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे कौन से टाइप का स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क। चलो सोचते हैं, सर यहाँ पे मटेरियल टूट नहीं रहा है, राइट। तो मटेरियल टूट नहीं रहा है तो ट्रांसफर शियर स्ट्रेस ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही यहाँ पे टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पे एक स्लाइडिंग एक बियरिंग के अंदर हम लोग ने सिर्फ एक शाफ्ट रखा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे शायद क्रशिंग स्ट्रेस हो सकता है, राइट। बट क्रशिंग स्ट्रेस में रिलेटिव मोशन नहीं होता है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यार रिलेटिव मोशन है बिटवीन दी जर्नल एंड द बियरिंग। तो जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस इज कॉल्ड एज बियरिंग स्ट्रेस, राइट। तो ये क्यों बोला मैंने, बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ सिग्मा लिखा है, यहाँ पे सिग्मा के नीचे आपको BR या फिर स्मॉल br लिखना पड़ेगा टू इंडिकेट टू द फैकल्टी दैट कि सर हमें पता है कि ये बियरिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो अगर बियरिंग स्ट्रेस के बारे में बात करूँ, सिग्मा BR, राइट, सिग्मा BR का फॉर्मूला भी सेम है, W/area,
राइट। एंड लाइक इन केस ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट कहाँ से करना है, या तो मैं नीचे से बल्ब डालूंगा या तो ऊपर से बल्ब डालूंगा, कहीं से भी डाल लो। तो अगर मैंने लेट सपोज ऊपर से बल्ब डाल दिया और नीचे फ्लोर के ऊपर अगर प्रोजेक्शन देखूँ तो मुझे रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका लेंथ विल बी नथिंग बट दिस कैपिटल L एंड ब्रेथ विल बी नथिंग बट दिस डायमीटर। तो आई कैन सी द फॉर्मूला विल बी चेंज एज W अपॉन डायमीटर इंटू लेंथ, सिंपल। ओके, तो लोड का वैल्यू देख लेते गाइस। यहाँ पे लोड का वैल्यू कितना दिया आपको, लोड का वैल्यू, अच्छा लोड का वैल्यू फाइंड लेंथ बोला, लोड का वैल्यू यहाँ दिया 2.5 किलो न्यूटन, मेरा ध्यान नहीं गया, 2.5 इंटू 10⁻³ दैट्स द वैल्यू फॉर लोड, राइट। देन डायमीटर का वैल्यू is given as 25 mm, so I'll write 25, right, and then again length is what we have to calculate, तो उसको वैसा का वैसा रखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 न्यूटन पर mm² वाला स्ट्रेस। गाइज ये तो बहुत ईजी है, ओरली कर लोगे, मैं भी ओरली कर लेता हूँ। ट्राई करो, ट्राई करो, ओरली करने का ट्राई करो, कैल्सी को हाथ मत लगाओ, ठीक है। लेट मी ट्राई टू डू दिस। ये यहाँ जाएगा 10 यहाँ पे 2 आएगा, L 100/50 150/20 आएगा आंसर, ठीक है। ओरली कैलकुलेट किया मैंने, अभी धीरे धीरे करके बताता हूँ आपको, ठीक है, ट्राई करते धीरे धीरे। सो मैंने क्या किया, 10⁻³ है ना, इसको एक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 10⁻² बच जाएगा, और ये 25 के बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 100, डिनोमिनेटर में L जो कि कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे 5, ये कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा, ये 5 2 जा 10, और ये 0। तो आई कैन से L इज इक्वल टू 20, और ये लेंथ के बारे में बात कर रहा है, यूनिट सब mm में था, तो मेरा लेंथ का वैल्यू आ जाएगा 20 mm। तो गाइज देखो ये क्वेश्चन सिंपल था, बट आप खुद को खुद चैलेंज कर सकते हो, यू नो, बाय डूइंग समथिंग ऑन योर ओन। सो गाइज ये था जो भी न्यूमेरिकल से हमने जो भी पिछले बार कंसेप्ट सीखे थे उसके रिलेटेड ख़त्म कर दिए। नाउ गाइज बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको ऐसे ही फ्री वाले वीडियो चाहिए रिगार्डिंग दी एंटायर सिलेबस। और मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है EMD का, और अभी भी बना रहा हूँ, मतलब ऑन गोइंग है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, राइट। ओके, नाउ लेट मी मूव ऑन टू द न्यू कंसेप्ट कॉल्ड एज क्रीप, ठीक है। तो क्रीप क्या होता है गाइस, समझने का ट्राई करते हैं। तो गाइस मेरे पास यहाँ पे एक 2 सिलेंड्रिकल रॉड्स है, इसमें से एक सिलेंड्रिकल रॉड को मैंने हीट नहीं किया और दूसरे वालों को मैंने हीट करके रखा हुआ है। अच्छा, तो फर्क क्या पड़ता है, देखो मेरे को क्या बताना है, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये रॉड है ना, इसके ऊपर लेट सपोज मैंने नीचे एक लोड लगा दिया, राइट। ये रॉड को मैंने वर्टिकल प्लेस किया ऐसे, और उसके नीचे एक लोड लगा दिया, और यहाँ पे भी ये जो गर्म किया इसके नीचे भी एक मैंने लोड लगा दिया ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। नाउ माय क्वेश्चन टू यू पीपल इज यार कि कौन सा रॉड जल्दी डिफॉर्म होगा, क्या लगता है कौन सा रॉड? लेट्स से दिस इज माय रॉड A एंड दिस वन इज रॉड B, व्हाट डू यू थिंक विच रॉड विल डिफॉर्म वेरी फास्ट? डू आंसर इन द कमेंट्स कि यार क्या आपको क्या लगता है आंसर। और अगर आपका किसी और के साथ सेम आंसर मैच हो रहा है तो आप वहाँ पे सिर्फ लाइक कर दो यार, वापस कमेंट देने का भी ज़रूरत नहीं है। सो आई कैन सी नाउ, आई एम श्योर आप सब लोग ने बोला रहेगा कि ऑब्वियस ही आंसर बात है B, राइट। तो हो क्या रहा है यहाँ पे नाउ, मुझे पता है कि दोनों रॉड लेट सपोज सेम है, सेम मटेरियल है, एवरीथिंग इज सेम, बट यहाँ पे लोड उतना ही लोड लगाएंगे तो ये जल्दी डिफॉर्म नहीं होगा, बट शायद ये जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये हमने इसको ऑलरेडी हीट करके रखा है। तो होता है क्या है, वेन एवर एनी पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इज हीटेड एंड वी अप्लाई कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ लोड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए अगर मैंने वो लोड लगा के रख दिया ना, तो धीरे धीरे उसमें काफ़ी बड़ा स्ट्रेस प्रोड्यूस होना चालू होगा, और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रीप। ना ये गाइस फिनोमेना कहाँ पे होता है, जो भी बड़े बॉयलर्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको क्रीप का कंसेप्ट दिखाई देगा। दैट इज द रीजन वी लर्न ट्राई टू अंडरस्टैंड क्रीप। सो व्हेन अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट स्ट्रेस, मतलब इसके ऊपर अगर मैं कांस्टेंट स्ट्रेस अप्लाई करूँ एट अ हाई टेम्परेचर, कांस्टेंट स्ट्रेस कैसे, देखो लोड तो सेम है ना, लोड का वैल्यू चेंज किया क्या? नहीं। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो दैट इज कांस्टेंट। एट हाई टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट विल अंडरगो स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। तो आई एम श्योर आपको क्रीप समझा रहेगा क्या होता है। नाउ क्रीप को स्टडी करने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है, वी प्लॉट अ ग्राफ। अभी देखो ये बाकी के ग्राफ से अलग है, कैसे? मैं आपको सिर्फ पहला कर्व बताता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। देखो यहाँ पे डॉट बता दिया मैंने। अभी ये क्या होता है, स्ट्रेन एंड टाइम। स्ट्रेन का मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अभी ये 0 से चालू नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली यहाँ से चालू हो रहा है। मतलब कैन आई से यहाँ पे पहले से ही कुछ ना कुछ स्ट्रेन है। अच्छा, ये स्ट्रेन क्यों होता है, क्या लगता है गाइस? Do let me know in the comments because I'm not able to, I won't be definitely able to interact directly with you, but do let me know in the comments कि यार ये वाला जो पार्ट स्ट्रेन है वो डायरेक्टली क्यों आ रहा है,
मतलब अगर मैंने यहाँ पे लोड लगाया नहीं, जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी जस्ट टर्न ऑन दी। ओके, सो माई क्वेश्चन टू यू पीपल इज कि यार बिना लोड एक्सर्ट किए भी यहाँ पे स्ट्रेन है, मतलब देर इज सम अमाउंट ऑफ चेंज इन लेंथ, क्यों आया रहेगा? आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट हैव आंसर करेक्टली। तो द आंसर इज ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग ने ऑलरेडी हीट किया था। जब भी किसी भी स्ट्रक्चर को हीट करेंगे तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर वो मटेरियल थोड़ा एक्सपांड होगा, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेन है। बट जैसे जैसे हम लोग लोड अप्लाई करते हैं क्या होता है, यहाँ पे ओवर अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब थोड़े से टाइम के बाद उसका वैल्यू बढ़ जाता है, बट धीरे धीरे कम हो जाता है, और फिर एक टाइम आता है उसके बाद ये और ज़्यादा रैपिडली बढ़ जाता है, राइट। सो ये जो रीजन था ना, ये वाला रीजन, दिस रीजन ओवर हियर इज कॉल्ड एज प्राइमरी कर्व। इस कर्व को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कर्व या फिर प्राइमरी स्ट्रेन बोलते हो। ऑब्वियसली बात है, सेकेंड वाला जो कर्व होगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड वाले कर्व को बोलेंगे सेकेंडरी कर्व या फिर सेकेंडरी स्ट्रेन। और ये लाइन देखो यार, लाइन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे लाइन लीनियर है, स्ट्रेट है। इसका मतलब क्या, अगर 2 मिनट के बाद स्ट्रेन का वैल्यू है यहाँ पे लेट सपोज 1 mm से बढ़ा 2 मिनट के बाद, तो चौथे मिनट पे ये 2 mm से बढ़ेगा, 6th मिनट पे ये 6th मिनट पे ये 3 mm से बढ़ेगा। So that is a linear relation between strain and time, right? So that happens when we are talking about secondary curve, secondary creep curve. फाइनली एक टाइम के बाद, मतलब जब ये खत्म हो जाता है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, मतलब बहुत ही कम टाइम में बहुत ही फटाफट डिफॉर्मेशन आना चालू हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी कर्व। ये यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होता है, दिस पर्टिकुलर कर्व इज कॉल्ड एज टर्शियरी कर्व, जिसमें आपका क्रीप बहुत ही हाई वैल्यू से बढ़ जाता है। सो आई एम श्योर आपको क्रीप का कंसेप्ट समझा रहेगा। लेट मी जस्ट रिमूव माई वीडियो एंड शो यू द डेफिनेशन। एक बार डेफिनेशन देख लो, मैं रिमूव करना भूल गया था। सो आई रिपीट इन वंस अगेन, व्हेन अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट क्यों, बिकॉज अ लोड चेंज नहीं करे एट अ हाई टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट विल अंडरगो स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन कॉल्ड एज क्रीप। तो गाइस आज के लिए इतना ही वीडियो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, एंड आई एम श्योर कि आने वाले कुछ वीडियोस में आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो डू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ये पूरे वीडियोस का स्केड्यूल भी बता दिया कि कौन से स्केड्यूल्स पे ये वीडियोस आने वाला है। तो आज हैज़ प्रॉमिस्ड, आज से डिप्लोमा सेमेस्टर 5 का वीडियो आ रहा है। तो आई होप आई कीप ऑन कंटिन्यूइंग दिस ऑल थिंग्स, एंड आई एम श्योर कि आपको मज़ा आ रहा है। थैंक यू एवरीवन।